बच्चों, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 6 क्लास 10 का त्रिभुज। बच्चों, आप लोग त्रिभुज के बारे में समझ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। त्रिभुज 9th में भी था, 8th में भी पढ़े होंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे, वो सब आप पढ़ चुके हैं। ये मान के चल रहे हैं वो सब आपको पता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। सब ये सब मतलब त्रिभुज के प्रकार वगैरह आपको पता है, वो मुझे मान के चलते हैं। और ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं हो गया, या त्रिभुज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके क्या गुणधर्म होता है। तो पता है त्रिभुज है तो उसकी 3 भुजाएं होंगी, ठीक है। एक ये दो त्रिभुज की 3 भुजा होती है, पता है। 3 कोण होता है, मान लीजिए। ये एक आपको रिवीजन करवा देता है फटाफट, ठीक है, त्रिभुज के बारे में। हो गया ए बी सी। इसको कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी होता है, ठीक है। इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। ये एंगल बी है, एंगल बी को क्या लिखे, इसे कोण बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोण ए हो गया, ये एंगल सी हो गया। ये इसको बड़े फॉर्म में लिखना है, एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल, ये एंगल इसका एंगल बी के बराबर मतलब होता है इसका, ठीक है। ए बी और सी, ये बीच वाला आ गया। इसको मान लीजिए हम ऐसे लिख लिए, बी सी ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है एंगल सी, बी से है सी और ए, ठीक है। ये हो गया, ऐसे लिखा हुआ है बी ए सी, ठीक है। एंगल एक बारे में बता रहा है, बी ए सी। ये चाहे तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख दें। चाहे तो इसको आप ए सी बी भी लिख दें, या फिर इसको एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज के भुजा, कोण, ये सब आपको लिखना आना चाहिए। या ये मान चलिए आपको आता है। जैसे मान लीजिए ये भुजा है, इस भुजा का नाम क्या हो गया, ए बी। इसको बोलते हैं ए बी भुजा, ए से लेकर बी तक। ये बी सी है तो इसको बी सी भुजा बोलेंगे। ये हो गया ए सी, तो ये ए सी हो गया, ठीक है। ये भुजा का नाम हो गया, ये त्रिभुज कोण का नाम हो गया। ये सबको पता है ना कैसे होता है। अब देखिए, इसमें तो इससे पहले आप सर्वांग सम त्रिभुज पढ़े होंगे, 2 त्रिभुजों के सर्वांग समता के बारे में कि तो सर्वांग सम क्या होता है। तो एक मोटा मोटी मान लीजिए, बस बता दे रहे हैं। सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान। वहाँ आप पढ़े होंगे संगत भुजा, संगत कोण, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में आपको एक थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं फटाफट, ताकि आगे दोबारा फिर कोई दिक्कत ना हो कहीं पे। मान लीजिए ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर, 2 त्रिभुज है। ये दोनों सर्वांग सम है। सर्वांग सम का सिंबल ऐसा होता है, 2 बराबर, उसके ऊपर में ये ऐसा है, सांप जैसा। इसको हम बोलते हैं सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसका कहने का मतलब है सभी अंग समान है। सभी अंग समान मतलब है कि सभी संगत जो भुजा है, कोण है, वो बराबर होंगे। सभी अंग बराबर, इसका मतलब ये नहीं कह देंगे कि हम ये जो ए बी भुजा है ये क्यू आर के बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर ए बी भुजा पी क्यू आर के बराबर बताएंगे तो बी सी भुजा फिर किसी और के बराबर है, घूम घूम जाएगा वो। इसलिए हम बोलते हैं संगत भुजा, संगत कोण से। ए के संगत पी है, तो ए जो कोण होगा पी के बराबर होगा। बी का जो है वो क्यू के बराबर होगा। देखिए ये सिंबल देखिएगा, यहाँ एक एक डंडी डाले हैं, यहाँ एक डंडी डाले हैं, देखिए ये दोनों बराबर है। यहाँ 2 डाले हैं और यहाँ 2 डाले हैं, तो ये बी जो है क्यू के बराबर है। सी पर मान लो 3 है तो ये आर के बराबर है, ठीक है। 3 3 ऐसे इक्वलिटी दिखाते हैं। ऐसे कि ये भुजा एक सिंगल है, ये सिंगल है, यानी कि ए बी भुजा जो है पी क्यू के बराबर है। ए सी जो है पी आर के बराबर है। बी सी को लिखेंगे 3 डंडी, तो इसमें लेंगे 3 डंडी। बी सी भुजा पी आर क्यू आर के बराबर है। ये तो संगत भुजा। अगर मान ले हम बोल दें कि ए बी जो भुजा है पी आर के बराबर है, तो हो सकता है कोई दिक्कत, सर्वांगसम तब भी होंगे त्रिभुज। लेकिन वो त्रिभुज का जो सभी बाकी भुजा भी जो, तो ए सी भी जो होगा फिर किसी और के बराबर होगा, क्यू आर जो है किसी और भुजा के बराबर होगा, ठीक है। त्रिभुज को घुमाना पड़ जाएगा फिर त्रिभुज को, फिर देखना पड़ेगा कौन संगत है, कौन किसके अपोजिट पड़ रहा है, ठीक। तो ये आप समझ गए संगत भुजा, संगत कोण कैसा होता है, संगत कोण का नाम लिखना, भुजा का नाम लिखना, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे,
आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़े होंगे, सबसे छोटा सा चीज़ है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी। ये बता देने कि आगे आपको काम आएगा ये चीज़ें, ये बातें आगे आगे काम आने वाली है, इसलिए ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए पहले, तो सही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बी सी को आधार मानते हैं, ठीक है, तो ए से इस पे परपेंडिकुलर यानी कि लंब डालेंगे 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, ऐसे लिखते हैं, ये 90 डिग्री सिंबल होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ये चांद की तरफ है, ये कौन है, इसको ऐसे डाल लिखेंगे बिल्कुल एकदम खड़ा, तो ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। बार बार यहाँ 90 डिग्री लिखना जरूरत नहीं है, और ऐसे सिंबल बना है तो मान लीजिए वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर बी सी आधार हो जाएगा, आधार क्या बन जाएगा यहाँ पर, बी सी बन जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे डी है, तो ए डी जो होगा वो लंब बन जाएगा। उसी तरह मान लीजिए ए सी को आधार बना लें हम, तो इसका जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब डलेगा वो बी से डलेगा, और ये ऐसे डलेगा, और इसका 90 डिग्री ये बनेगा, तो आधार यहाँ पर बी सी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आधार यहाँ पर ए सी बन जाएगा यहाँ पे आधार, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बन जाएगा, मान लीजिए यहाँ ई है तो बी ई इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में, जो नीचे रहता है वही आधार होता है, ये गलत है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए आप, कि जो नीचे रहता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही आधार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। त्रिभुज का कोई सा भी भुजा आधार मान सकते हैं, और उसके जो सामने की जो सम्मुख जो भुजा है, सॉरी, सम्मुख जो कोण है, वहाँ से जो लंब डाला जाएगा वो उसके लंब हो जाएगा, ठीक है, उस भुजा के लिए। और कोई ज़रूरी नहीं है जो परपेंडिकुलर आप डालें वो भुजा के अंदर हो। एक त्रिभुज आप कंसीडर कीजिए, ऐसे ऐसे देखिए, मान लीजिए, सॉरी क्या आ गया, मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे है, ठीक, ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ना भाई। मान लीजिए अब अगर हम बी सी को आधार माने यहाँ पे, तो इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे ए से, परपेंडिकुलर देखिए बाहर आएगा ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ आगे बनेगा। ए सी जो है उस त्रिभुज के बाहर, बी सी भुजा के बाहर पड़ रहा है, तब भी उसका जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा वो ए सी ही कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं है ए सी जो है, जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो भुजा के अंदर हो, वो बाहर भी हो सकता है, ठीक है। परपेंडिकुलर करने का एक जो आधार त्रिभुज त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो बेसिक फार्मूला है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक है। शीर्ष से जो आधार पे जो लंब डालते हैं लंबाई, वो होता है शीर्ष लंब। तो वो बस उन दोनों के बीच की दूरी होती है, तो शीर्ष बिंदु से आधार के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इस चैप्टर का जो मेन चीज़ है वो समरूपता के बारे में है। जैसे इससे पहले हम लोग सर्वांगसम पढ़े हैं, इस चैप्टर में हम लोग समरूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए समरूप और सर्वांगसम थोड़ा बहुत मिलता जुलता शब्द लग रहा है, मतलब भी लग रहा है थोड़ा एक ही चीज़ तो एक ही से लग रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है, समरूप और सर्वांगसम, ठीक है। देखिए सर्वांगसम दोनों चीज़ लिख लेते हैं, और एक तरफ हो गया समरूप, ठीक है। सर्वांगसम में होता है सभी अंग समान है। अगर एक हम वृत्त लिए हैं जिसकी त्रिज्या r है, तो एक और वृत्त लेंगे जिसकी त्रिज्या r होगी, तभी ये दोनों सर्वांगसम होंगे, ठीक है। अगर एक त्रिभुज लिए हैं हम, जिसकी भुजा अगर मान लीजिए, अलग अलग कंडीशन होते हैं त्रिभुज के, अभी बताए, मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये इसके भुजा इसके बराबर हो गया, तभी ये त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगा, ठीक है। किसी और का और मान लीजिए, फिर कोण बराबर, ये कोण बराबर, यानी कि एक के ऊपर एक, क्या बोलते उसको, अगर दो आकृति ले लें, दो सर्वांगसम आकृति को हम ले लें, जैसे एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज ले लें, ये एक त्रिभुज ले लें, ठीक है, दो दो सर्वांगसम त्रिभुज है, और उसे हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा, यानी कि दिखेगा नहीं। इसके ऊपर चढ़ा के इसके ऊपर रख दे तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि दाएं बाएं कुछ बढ़ा घटा नहीं रहेगा, बिल्कुल उसके ऊपर सुपर इम्पोज एकदम आ जाएगा। जैसे हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं ना, एक हथेली आप ले लीजिए, उसके ऊपर दूसरी हथेली पलट के रख दीजिए,
तो कैसे बिल्कुल बराबर हो जाएगा, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, तर्जनी के ऊपर तर्जनी, ठीक है, इस तरह से। तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। या फिर देखिए वृत्त है आर त्रिज्या का, एक और वृत्त लेंगे आर त्रिज्या का, उसके ऊपर रख देंगे, बिल्कुल सुपर इम्पोज कर जाएगा ना। जैसे आप रैखिक समीकरण में देखे होंगे, संपाती रेखाएं होती थी, एक के ऊपर एक आ जाती थी, तो वो हो गया सर्वांग सम। और समरूप में देख क्या अंतर होता है, बस देखने में एक जैसा है, रूप रंग रूप जो है वो सब एक जैसा है, बाकी छोटा बड़ा हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे कहें कि आप है, आपका बड़ा भाई है, या आप है आपकी बड़ी बहन है, तो भाई हो सकता है लंबाई आपकी बड़ी बहन की ज़्यादा लंबी हो, आप छोटे हो, आपकी बड़ी बहन ज़्यादा बड़ा भाई जो है वो ज़्यादा मोटा तगड़ा हो, आप थोड़े दुबले पतले हो, लेकिन शक्ल दोनों का सेम है, बिल्कुल जुड़वा है, ठीक है। तो वो हो गया समरूप। लंबाई चौड़ाई तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो देखने में जो शक्ल सूरत है रंग रूप है वो एक जैसा है बिल्कुल, तो वो होता है समरूप। ये देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया त्रिभुज का, एक छोटा त्रिभुज, एक उससे बड़ा छोटा बड़ा त्रिभुज, एक बहुत बड़ा त्रिभुज, एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ठीक है। तो ये जो है तो वृत्त ही ना, तो वृत्त त्रिभुज बोल रहे थे, वृत्त, एक छोटा वृत्त, एक बड़ा वृत्त, एक उससे बड़ा वृत्त, तो है तो देखिए इसका होता है आर कुछ आर हो, इसका त्रिज्या मान लो तो आर वन हो, इसका मान लीजिए बड़ा वाला का त्रिज्या हो सकता है आर टू हो, छोटे वाले का मान लीजिए त्रिज्या आर थ्री हो। त्रिज्या अलग अलग है, इसका परिमाप अलग अलग होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी बार त्रिभुज आ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल अलग अलग होगा, लेकिन है तो वृत्त ही ये, देखने में तो गोल गोल ही लग रहा है, एक जैसा लग रहा है ना, ये भी गोल है वो भी गोल है, सब कुछ गोलम गोल है, तो ये हो गया समरूप, इसे बोलते हैं हम समरूप। तो देखिए वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, तो ये मान लीजिए इसका भुजा ए है, इसका मान लीजिए ए वन है, भुजा का लंबाई अलग हो सकता है, क्षेत्रफल अलग होगा, इसका परिमाप भी अलग होगा, लेकिन है तो वर्ग ही ना। लेकिन ये देखिए यही दर्शाया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर सर्वांगसम वाले जो फिगर थे वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाते थे, लेकिन वो सुपर इम्पोज करना चाहिए, वही उनका क्राइटेरिया ही है, तभी वो सर्वांग सम, सभी अंग समान, ये देखिए सभी अंग समान, तब वो सर्वांग सम हो गए। यहाँ पे क्या है, सिर्फ समरूप होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि वो सुपर इम्पोज करे। तो देखिए एक वर्ग है, उसके ऊपर उसके अंदर एक और वर्ग आ गया, मतलब यहाँ एक और वर्ग बना देते हैं, ये सभी छोटा बड़ा है लेकिन है तो समरूप, देखने में एक ही जैसा है ना। जैसे अभी एग्जाम्पल दे, दो एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए दो जुड़वा भाई है, ठीक, दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ है, बिल्कुल वो फिल्मों वाला, अक्षय कुमार वाला, तो है दोनों देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, सलमान खान जुड़वा वाला, देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है, एक साथ जन्म हुआ है दोनों का, दोनों देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, कोई अंतर नहीं दोनों में, उम्र भी समान है, लंबाई चौड़ाई भी समान है, दोनों हट्टे कट्टे भी हैं, तो ये हो गया सर्वांग सम। सॉरी इसको इधर बना देते हैं, चलिए ये हो गया सर्वांग सम, ठीक है। अब ये हो गया फिल्म वाला, अब आगे सीरियल वाला, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों एक जैसा हो गया, ठीक है, ये भी है, ये भी है, एक लंबा है एक छोटा है, एक लंबा है, ठीक है, एक मोटा तक, लेकिन दोनों का शकल एक जैसा है, देखने में दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो जाएंगे सर्वांग सम, ठीक है। और इससे कहेंगे हम समरूप, समझ गए ना, समरूप और सर्वांग सम क्या होता है। ये हो गए जुड़वा वाले, ये हो गए बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाले। जैसे त्रिभुज देख लीजिए, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, लेकिन इसका इसका एरिया कुछ और है, इसका एरिया कुछ और है, भुजा का लंबाई इसमें कुछ और है, भुजा का लंबाई इसमें कुछ और है, लेकिन है तो त्रिभुज ही ना। एक देखिए बस, हाँ, यहाँ एक चीज़ आप बोल सकते हैं, त्रिभुज में कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रंग रूप एक का देखने में एक जैसे होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी दो त्रिभुज समरूप होगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिए।
वहाँ तो वर्ग का एक ही प्रकार का वर्ग बनेगा, वर्ग में कोई और अलग टाइप से नहीं बना सकते हैं। वहाँ 90 डिग्री कोण है तो 90 डिग्री कोण रहेगा, ऐसा नहीं एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, एक और वर्ग बना देते हैं चलो 75 डिग्री का। वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन त्रिभुज में ये दिक्कत है कि एक त्रिभुज मान लीजिए हम बना दिए समबाहु त्रिभुज, एक बना दिए समकोण त्रिभुज, ये दोनों देखने में तो एक जैसे नहीं लगेंगे ना, अलग अलग होंगे ना भाई। तो देखने में एक जैसे हों तभी समरूप होंगे, रूप दोनों का रूप एक जैसा हो, भले दोनों त्रिभुज है लेकिन अगर एक जैसे नहीं दिख रहे हैं तो वो समरूप नहीं है। मान लीजिए एक त्रिभुज हम ये बना दिए, ये भी तो त्रिभुज बन जाएगा, फैला हुआ बिल्कुल, या एक पिद्दी से ऐसे ऐसे बना दिए, या ऐसे ऐसे बना दिए, या ऐसे ऐसे करके ऐसे बना दिए, ये भी त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या एक जैसा देखने में लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, आपको देख लीजिए ना खुद ही, तो वो समरूप नहीं होंगे। तो तभी यहाँ पे आता है त्रिभुज के जो समरूपता का कुछ कंडीशन होता है, त्रिभुज कब समरूप होगा, कब नहीं क्या होगा, तो उसका एक कंडीशन आता है। तभी कोई त्रिभुज है, वो काफ़ी तरह त्रिभुज बन जाते हैं, फिर देख सकते हैं ना। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, एक विषमबाहु त्रिभुज है, वो दोनों देखने में एक जैसा तो नहीं होगा, स्वरूप अलग हो जाएगा दोनों का, तो समरूप नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए आपको दर्शाया गया, हिमालय एक ये देखिए ये त्रिभुज है, इसके जस्ट ऊपर सामान एक त्रिभुज है, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना, कहीं कोई भले लंबा ये इसका भुजा में अंतर हो, लेकिन देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो ये त्रिभुज समरूप है। ठीक है, मान लीजिए ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, मान समबाहु ना भी हो तो भी देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो बस ये समरूप त्रिभुज है। लेकिन अब वही ये बात थी, एक हम समबाहु त्रिभुज बना लें ऐसे, और एक कुछ उठपटांग कुछ ऐसे ऐसे त्रिभुज बना दीजिए, ये दोनों एक जैसे देखने में एक जैसा नहीं है ना, ये समरूप नहीं होगा। तो सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते, जैसे सारा वर्ग समरूप होगा, सारा वृत्त समरूप होगा, ठीक वैसे ही। लेकिन सभी सभी त्रिभुज जो है वो समरूप नहीं होंगे, क्योंकि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज की समरूपता। भाई त्रिभुज समरूपता कब होगा? जब हमेशा त्रिभुज जैसे वर्ग और वृत्त की तरह त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होंगे, तो कब होंगे? जैसे आप लोग सर्वांगसम का कंडीशन पढ़े थे कि ये होना चाहिए, भुजा कोण भुजा कोण भुजा कोण, ये पढ़े थे ना कंडीशन, ये होना चाहिए तो होगा। वैसे त्रिभुज की समरूपता का भी अलग अलग कंडीशन है, कब दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे कब नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ठीक है, छोटा सा भुजा लेते हैं ए बी सी, इसका भुजा का लंबाई ए है। एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज लेते हैं, इसका 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, पी क्यू आर। तो देखिए दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे जो होगा दोनों त्रिभुज वो समरूप होंगे। समरूप का पहले सिंबल क्या था वो देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं, ये समरूप सिंपल। मान लीजिए लिखना हो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हो गया, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सर्वांग पता है कैसे लिखा जाता है, ये समरूप का हो गया, भूलना दोनों कंफ्यूज मत कीजिएगा, वैसे लिखा तो ये त्रिभुज समरूप है। इसी में अगर ऐसे बीच में डाल दे ये त्रिभुज सर्वांग, ये सर्वांगसम का सिंबल होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज की समरूपता का क्या कसौटी होता है, तो कब कब दो त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे सर्वांगसम के लिए नियम था, वैसे समरूपता का भी होता है। पहला होता है कि संगत कोण बराबर हो, तो वैसे अगर दो त्रिभुज को एक जैसा दिखना है, उसका कोण बराबर, सभी संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए। अगर ये कोण मान ली इन दोनों समरूप दिखा रहे तो ये कोण इस कोण के बराबर संगत हो जाएगा, ये कोण इस कोण के संगत होना चाहिए, ये जो कोण है इस कोण के संगत होना चाहिए, यानी बराबर संगत कोण बराबर, तभी एक जैसा दिखेगा ना। एक कोण छोटा मान लो, संगत कोण इसका छोटा कर दे, इसका बड़ा कर दे, संगत कोण छोटा बड़ा अगर हो जाए तो एक जैसा तो नहीं दिखेगा ना, नहीं संगत कोण बड़ा
बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया कि संगत कोण इसका जो होता है वो बराबर होना चाहिए। ठीक, एक कंडीशन हो गया इसका। अब दूसरा कंडीशन, संगत भुजा का अनुपात इक्वल होना चाहिए। संगत भुजा जैसे है, जैसे ए बी बटा पी क्यू, एक संगत भुजा हो गया, इसका संगत ये हो गया पी क्यू। देख ए सी का ए सी बटा पी आर, ये संगत भुजा इधर हो गया। एक संगत भुजा बी सी बटा क्यू आर, ये संगत भुजा का अनुपात है, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए ये कैसे होगा, ये क्यों भाई होना जरूरी है। नहीं देखिए, आपको ये चीज़ पता है कि त्रिभुज भुजा जो है समरूप त्रिभुज में भुजा छोटा बड़ा हो सकता है। त्रिभुज मान लीजिए एक त्रिभुज छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है, तो इन दोनों का मान लीजिए दो त्रिभुज दिया हुआ है, छोटा बड़ा है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट मान लीजिए फिर कहते हैं समरूप त्रिभुज है, तो त्रिभुज तो एक जैसा ही है, समरूप है, एक रूप का है, तो उसकी भुजा का कुछ तो संबंध होगा ना। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो ये जो भुजा जो होता है उसका अनुपात इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए एक आप एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे समझ में आ जाएगा। एक ये त्रिभुज है, एक ए बी सी त्रिभुज ऐसे बने। ठीक है, ये रेखा को आगे बढ़ा लेते हैं दो को, ये कौन बराबर है, ये कौन हो गया। इसी से मान लीजिए कि अगर ऐसे एक और त्रिभुज बना दिया जाए ऐसे, ठीक, ऐसे बना के एक और त्रिभुज बना दिया जाए ऐसे, ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिकल, ऐसे एक और त्रिभुज बना लिया जाए। एक ये त्रिभुज, एक पी आर हो गया, एस टी हो गया। तो देखिए ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, तीनों अलग 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 रख देगा। मान लीजिए एक बड़ा सा कर दे, एक और बड़ा सा कर दे, तीनों त्रिभुज समरूप होंगे। लेकिन भुजा का देखो अनुपात जो होगा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तो इनके जो संगत भुजा होंगे उसका अनुपात इक्वल होगा। जैसे कि ए बी और ए सी, ऐसे देखो समझिए, यहाँ पे ए बी और ए सी है, ये है, और इसका भुजा ये, इसका भुजा ये, सेम अनुपात बढ़ रहा है ना। जितना यहाँ से बी, जितना हम इधर बढ़ाएंगे उतना ही भाग इधर बढ़ेगा, तभी संगत होगा। मान लीजिए इसको कम बढ़ाया, इसको ज़्यादा बढ़ा दिए, तो इस त्रिभुज ऐसे बना दिए, तो वो समरूप तो नहीं होगा। लेकिन समरूप त्रिभुज होने के लिए जो भुजा हम बढ़ा के बनाएंगे वो इक्वल होना चाहिए, उस तरह से सिमेट्रिकल टाइप से। तो वहीं से आता है, इसका प्रूफ बाद में देखेंगे। तो ये दो चीज़ याद रखिए कि संगत दो त्रिभुज समरूप होंगे, उसके लिए पहला कंडीशन संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप होगा। या यहाँ और या लगेगा, ठीक है, या दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए मतलब त्रिभुज समरूप है। ठीक है, या फिर संगत भुजा का अनुपात इक्वल होना चाहिए, ये आपका समरूपता का प्रमाण है। आप देखिए, चलिए अब आता मेन चीज आपका प्रमेय सूत्र, प्रमेय 6.1। प्रमेय पढ़िए क्या है ये। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हो। मतलब इसको बनाइएगा, एक ऐसे त्रिभुज का केवल मान लीजिए जो भी जाए इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा त्रिभुज में, वृत्त में, ठीक है, ज्यामिति में, उसका फिगर आप अच्छे से बनाइए, ड्रॉ कीजिए, जो आपको दिया गया है उसका फिगर बनाइए। क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, और ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, मान लिया ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। किसी त्रिभुज एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ऐसी रेखा खींची जाए। मान लेते हैं बीसी के समांतर एक रेखा खींचा गया है ऐसा, जो बीसी के समांतर है, ठीक, डी हो गया, यहाँ ई हो गया, ये जो है डी ई रेखा खींचा गया है, बीसी के समांतर है, ठीक। तो ये अन्य दो भुजाओं तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। आप देखिए इसका जो अनुपात विभाजित होगा, यानी कि ए डी और डी भी अनुपात होगा, वो ए ई और ई सी के अनुपात में होगा, क्योंकि एक ही अनुपात विभाजित होगा। मान लीजिए एक अनुपात एक विभाजित हो रहा तो ये भी एक अनुपात एक, ये अगर ये एक अनुपात दो में विभाजित हो रहा तो ये भी एक अनुपात
दो में, मतलब कहने का मतलब है कि ए डी बटा डी बी सेम अनुपात, अनुपात ही होता है ना, सेम अनुपात में विभाजित करेगा। लेकिन ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होगा, तभी सेम अनुपात में विभाजित करेगा। भले इसका अनुपात कुछ भी हो, 1/2 हो, 3/2 हो, एक अनुपात एक ही हो जाए, लेकिन जो भी होगा वो सेम होगा। ठीक? ये तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो आपको पहले बताया, प्रूफ करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। इससे पहले जो मैं बता चुके हैं आपको, जब भी कोई प्रमेय प्रूफ करना हो या कुछ भी हो, पहले अच्छे से लिख के लिखेंगे उपपत्ति। ठीक, मतलब प्रूफ, इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है प्रूफ। इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखना हो तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। आप देखिए अब क्या लिखा दिया है, क्या क्या दिया है आपको, वो आप लिख लीजिए। ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज इस बता ए बी सी में, ए बी सी एक त्रिभुज में क्या है, जो डी ई रेखा है वो समांतर है बी सी के। ये दिया हुआ है ना आपको, जो डी ई रेखा है वो बी सी के समांतर है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। देख लीजिए, और कुछ दिया तो नहीं है ना। पर क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़ लीजिए एक बार और देखिए, इसके अलावा कुछ और दिया हुआ आपको तो जो दिया हुआ जो गिवन है वो लिख लिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे फिर सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है आपको, ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिएगा, आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ा, जो प्रमेय फिर से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए भुजा बीसी है, बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो अन्य दो भुजा ए बी और ए सी हो गया, ये भिन्न बिंदु डी और ई हो गया। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, डी ई रेखा खींच दी है। ठीक है, बीसी के समांतर है, तो ये दो अन्य भुजाओं, दो अन्य दो भुजाएं हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होगी। क्लियर है ना। उसके बाद हम ये जो दिया हुआ है वो तो लिख लिए, और क्या सिद्ध करना है वो लिख लिए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ एक अच्छा ड्राइंग करना पड़ेगा हमको। यहाँ देखिए, ई बिंदु से ए बी भुजा पर एक लंब डालेंगे। हम्म, देखिए, और ऐसे डी बिंदु से ए भुजा पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, ये ड्राइंग की, ये अलग अपनी तरफ से किए हैं। बाकी जो रेड पेन से जो लाल लाल दिख रहा है वो का वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बाकी जो ये हम रेखांकन किए हैं वो अलग से किए हैं। ठीक है, तो इस बिंदु को मान लेते हैं एन, इस बिंदु को मान लेते हैं एम। इसको लिखेंगे हम, इसमें आप जो भी कुछ कीजिएगा उसको आप लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने फोटो बना दिए छोड़ दिए, आप प्रूफ करेंगे तो उस चीज़ को आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिंदु डी से ए सी भुजा पर, ये डी बिंदु हो गया और ये भुजा ए सी हो गया। ठीक है, तो ए सी भुजा पर डी एम लंब खींचा, एवं क्या ई बिंदु से ए बी भुजा पर, एवं बिंदु ई से ए डी ए बी भुजा हो गया, ए बी भुजा पर
ये अब अपनी तरफ तो रचना किए हैं, इसको लिख देंगे क्योंकि दिया हुआ नहीं है ना एग्जाम परीक्षा में। तो अब इस ज्यामिति में ये चीज़ कर सकते हैं, अपनी तरफ से लंब डाल सकते हैं, कोई भुजा कोई बिंदु ले सकते हैं, वो आप एज्यूम कर सकते हैं कुछ की। अब देखिए इसका हल देखते हैं। यहाँ देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ पर ए बी सी है, डी ई पर इसके समांतर है, तो एक त्रिभुज आपका ए डी ई हो गया है। ठीक, तो एक संरचना और करना पड़ेगा इसमें हमको। ये जो बिंदु है बी ई को और सी डी को, इनको भी मिलाया, इसको ये भी लिखना पड़ेगा, डी कोमा ई एवं सॉरी डी कोमा ई नहीं, डी कोमा सी एवं बी कोमा ई बिंदुओं को मिलाया। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया आपका ए डी ई, ये त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो हम करना क्या, अनुपात लाना है हमको, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी लाना है। तो हम जब इसको हल करेंगे तो वहाँ से अनुपात हमको ए डी का अनुपात मिलना चाहिए और डी बी का अनुपात मिलना चाहिए। ठीक है, इधर ए ई और इधर ई सी मिलना चाहिए। तो कब मिलेगा, मान लीजिए डी बी तो कुछ डी बी क्यों की है संरचना पहले, क्योंकि वो देख समझ लीजिए। जैसे डी बी हमको चाहिए, डी बी यहाँ के त्रिभुज का पार्ट तो है ही नहीं, डी बी जो है चतुर्भुज का पार्ट बन जा रहा है, तो डी बी एक त्रिभुज का हिस्सा बन जाए, उसके लिए हम बी ई को मिला दिए ताकि बी डी ई एक त्रिभुज बन जाए। उसी तरह ई सी भी हमको चाहिए एक त्रिभुज में, ई सी भी चाहिए ना भाई, तो ई सी तो किसी त्रिभुज का पार्ट है नहीं यहाँ पे, तो त्रिभुज ई सी एक त्रिभुज का भाग बन जाए ताकि हम अनुपात ला सके उसका, उसके लिए हम डी सी को मिला दिए, तो डी ई सी जो है एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो ये संरचना किया गया है आपको। अब देखिए, अब इसको थोड़ा फिगर को थोड़ा नीचे ले आए ताकि आप देख सकें अच्छे से। तो फिर चलिए यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, हमको पहले ए डी भुजा चाहिए। त्रिभुज ए डी ई में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार, एक त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना शीर्ष लंब। तो त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई याद रखिए यहाँ बन रहा है ए डी ई, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए डी ई इसका आधार मान सकते, बोले ना त्रिभुज के क्षेत्रफल में किसी भुजा को आप आधार मान सकते हैं। ठीक है, और उसके सम्मुख जो बिंदु जो शीर्ष होता है वहाँ से जो लंब डालेंगे वही इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। तो ए डी ई में हम ए डी को आधार मानेंगे। नॉर्मली आप त्रिभुज बनाते हो, आपको लगेगा नहीं डी ई आधार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं। आप चाहे तो ए ई को आधार मान लीजिए, चाहे तो ए डी को आधार मान लीजिए, चाहे तो डी ई को आधार मान लीजिए, लेकिन अब यहाँ हम लंब जो डाले हैं एन और एम बिंदु पे, वो ए डी भुजा पे डाले हैं और ए ई भुजा पे डाले हैं। ठीक है, तो पहले टर्म में एक बार पहले हम ए डी को आधार मान लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई है ना, ए डी ई, एरिया त्रिभुज के एरिया को ऐसे लिख सकते हैं, ए आर त्रिभुज ए डी ई क्या था, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो इसको फिगर को थोड़ा और नीचे ले आते हैं ताकि अच्छे से लोग देख सकें इसको, नहीं तो फिर पता ही नहीं चल रहा कुछ। चलिए अब देखिए, अच्छे से देखिएगा यहाँ पे, फिर किसका पता चलेगा, फिर अपना और क्या तो दिखेगा ही नहीं, पता नहीं चलेगा क्या लिख रहे नहीं लिख रहे हैं। देखिए ए डी ई, ये डी है। ठीक है, ए डी मानिए ये डी है, ए डी ई का त्रिभुज, और 1/2 गुना आधार हम मान लेते हैं ए डी को, तो शीर्षलम क्या हो जाएगा इसका, ई एन शीर्षलम हो जाएगा इसका। ठीक,
ये चीज़ समझ गए आप। और दूसरी चीज़, अब हमको क्या ए डी, यहाँ देखिए, यहाँ ए डी मिल गया है हमको। एक बार फिर देखिए प्रूफ क्या करना था हमको। यहाँ ये देखिए, यहाँ ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक। तो ए डी हमको यहाँ से मिल गया, ये वाला भुजा ए डी मिल गया हमको। हमको डी बी भी चाहिए, तो डी बी कहाँ से आएगा, त्रिभुज डी बी ई में आएगा। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, ये कितना हो जाएगा, 1/2, यहाँ आधार हो जाएगा डी बी। अब यहाँ ध्यान देखिए, देखिए ये आधार है, इसका सम्मुख शीर्ष क्या ई हो गया। ई से इस भुजा पे लंब डालेंगे, तो ई इस त्रिभुज का जो लंब होगा वो भी ई एन ही होगा, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके थे इस चीज़ के बारे में, ठीक। अलग से देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर लगेगा कि ये क्या हो गया। देखिए अलग से यहाँ पर ये ऐसे, ये है, ठीक है। अच्छा देखिए भाई, प्रमेय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, भले टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बस कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस देखिए अलग से निकाल दिया हम आपके लिए। ये आपका बी हो गया, ये आपका ई हो गया, ये आपका डी हो गया, ठीक है। अलग से तो इस भुजा पर मान लीजिए लंब डालेंगे, इधर तो लंब नहीं डलेगा ना, जब भी इसे लंब आएगा इधर ही आएगा। ये भुजा ऐसे बढ़ा दे, ये 90 डिग्री ये बनेगा ना, तो ये भुजा ये भले इसका, लेकिन शीर्षलंब जो है ये बाहर, ये एच बाहर की ओर आएगा, जो भुजा यहाँ पे एन है। समझ गए इस चीज़ को ना। तो यहीं से आ गया इसका आधार, ये मान लिए आधार ये है, तो शीर्षलंब इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए आप। चलिए ये हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण 2 मान लीजिए। दोनों समीकरण भाग, ए डी बटा डी बी लाना है ना हमको, तो ए डी बटा डी बी कैसे आएगा, जब दोनों समीकरण भाग देंगे तभी ए डी बटा डी बी बनेगा ना। तो लिखेंगे इसे, समीकरण 1 एवं 2 को भाग देने पर, ठीक है। ठीक है, मैथ जब भी सॉल्व कर रहे हैं, प्रमेय है, लंबा क्वेश्चन है, तो आप जो चीज़ करें वो लिखते जाइए उसे। एग्जामिनर आपको नंबर ऐसे ही दे देगा, अगर गलती भी थोड़ा बहुत हो रहा है कहीं तो नंबर इग्नोर कर सकता है, आपको नंबर पूरे नंबर मिल जाएंगे एकदम। ये दोबारा भाग देंगे तो इधर क्या आएगा, ए डी ए बटा में एरिया ऑफ डी बी ई बराबर, इधर 1/2 गुना ए डी गुना ई एन बटा 1/2 गुना डी बी गुना ई एन। ई एन कट गया, 1/2 कट गया, ये कितना आ गया, ए डी बटा डी बी आ गया। समझ गया ना ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए इसी तरह अब हमको क्या चाहिए, हमको ए ही लाना है और ई सी लाना है, ए ई बटा ई सी चाहिए ना हमको। तो बस फिर से वही करेंगे। अब देखिए थोड़ा और नीचे कर लेते हैं फिगर को, ताकि आप अच्छे से समझिए फिर यहाँ से, नहीं तो फिर ज़्यादा फिगर अगर सामने नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिगर मस्ट है, यहाँ पर फिगर मस्ट है आपका। फिगर को उठा के घुमा लेते चलते हैं, और अगर सुविधा दिया है भाई तो उसको अपने साथ लेते चले, क्या दिक्कत है। अब देखिए यहाँ फिर से हम एरिया निकालेंगे ए डी ई का। पहले हम ए डी का निकाले थे जहाँ पर हम ए डी को आधार माने थे, ये उसका शीर्षलंब हो गया था। अब हम यहाँ पे 1/2 आधार किसको मान लेंगे, ए ई को आधार मान लेंगे, तो शीर्षलंब क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका चौथा समीकरण, नंबर याद रखिए समीकरण का भाई, तो गड़बड़ा जाएगा नहीं तो मामला। अब आपको ए ई मिल गया, यहाँ से देखिए ए ई आ गया। आपको ई सी भी चाहिए, तो ई सी किस त्रिभुज में आएगा, देखिए बी ई सी, बी ई सी त्रिभुज है, उसी में ई सी भुजा है, तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी, बी ई सी का 1/2 आधार यहाँ क्या हो जाएगा, ई और सी, ई सी गुना, अब यहाँ शीर्षलंब क्या होगा,
जैसे उस त्रिभुज में दिखा लेते, ई सी एक त्रिभुज है, इसका आधार हम बी सी मान लिए हैं, इसको आधार मान लिए हैं। जैसे सम्मुख भुजा, सम्मुख जो कौन सी है, शीर्ष है डी है, और शीर्ष से जो हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब डालेंगे वही उसका शीर्ष लंब कहलाएगा ना। तो वो देखिए वो डीएम होगा, ये जो है ये डीएम वही इसका शीर्ष लंब कहलाएगा होगा। आपको ये पहले फिगर फिगर को बाहर निकाल कर दिखा दिए थे ना पहले कंडीशन में। जैसे यहाँ पर देखिए, चलिए फिर इसको भी देख लीजिए अच्छे से एक बार, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए यहाँ बाहर निकालिए, ये आपको ई हो गया, ये सी हो गया, ये आपका आधार है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका डॉट 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 ये भुजा है, ठीक। यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है। जब ई भी भुजा, सॉरी उल्टा हो गया ये तो। ये तो उल्टा, सॉरी सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक माय मिस्टेक। क्या नहीं आएगा, इसमें आएगा ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में तो यहाँ पर आधार लंब तो कहीं और बनेगा, लंब है ही नहीं, ये बना डी ई सी। लिखा लिख कुछ और दिए थे, बोल वही रहे थे, डी ई सी। 1/2 आधार हो जाएगा यहाँ पे ई सी गुना शीर्षलम डी एम, ठीक। इसको मान लेते हैं पांचवा समीकरण। तो यहाँ से हो गया समीकरण, वो देख लेना, मतलब कोई ये शीर्षलम जो डीएम है वो शीर्षलम कैसे होगा इसका। तो यहाँ से लंब पर यही लंब होगा इसका, इसी का परपेंडिकुलर जो होगा पर ये यहाँ पर आएगा। समीकरण 4 एवं 5 को भाग देने पर क्या होगा, चलिए भाग दीजिए। फिर यहाँ पे इधर एरिया ऑफ ए डी ई बराबर, इधर बटा कर लेते हैं, इधर नीचे क्या आ जाएगा, डी ई सी, ठीक। बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2 गुना ए ई गुना डी एम बटा 1/2 गुना ई सी गुना डी एम। डी एम कट गया, हाफ हाफ कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा, ए ई बटा ई सी। अब देखिए इसको मान लेते हैं किस 5 तक आ गया, ये समीकरण संख्या 6 हो गया। अब देखिए ऊपर 3 में आ गया था, ए डी बटा डी बी आ गया, यहाँ ए ई बटा ई सी आ गया। भाई दोनों दो चीज़ तो आ गए। अब बस यहाँ बचा है इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए। तो बराबर क्या, दोनों का ये तो राइट हैंड साइड हो गया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। अब जब लेफ्ट राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है, तो राइट हैंड साइड इक्वेट कब होगा, जो उसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तभी राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो देखिए आप अगर 3 को और 6 को एक साथ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ए डी ई त्रिभुज ए डी ई यहाँ भी है, और त्रिभुज ए डी ई यहाँ भी है ऊपर में, ठीक है। दिख रहा है दोनों में, समीकरण 3 के ऊपर त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी वो तो कॉमन ही था। नीचे में जो त्रिभुज लिए हैं हम, डी बी ई लिए हैं और डी ई सी लिए हैं, दो त्रिभुज देखिए यहाँ देखें, नीचे वाला त्रिभुज है डी बी ई और डी ई सी है। तो एक खास बात आपको पता होगा, आप समांतर रेखाएं पढ़े होंगे, जैसे दो देखिए वो याद दिला देना, ये दो समांतर रेखाएं अगर है, ठीक है, और दो समांतर रेखाओं का अगर आधार हम फिक्स कर दें, ये बी है और सी है, ये आधार हो गया। तो दो समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, कोई सा त्रिभुज ले लें, बस आधार बी सी अगर है इसका, तो कोई सा भी इस दो पर ले लें हम, ये त्रिभुज बना दें इसको। तो ये पी क्यू आर एस टी, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, क्यों, आधार तो हो गया बी सी, ये आधार हो गया, शीर्षलंब क्या है, इन दोनों के बीच की लंबाई। देखिए यहाँ ये त्रिभुज है ना,
इसका शीर्षलम्ब बाहर पड़ रहा है, ऐसा त्रिभुज में था। ये त्रिभुज है, इसका शीर्षलम्ब डालेंगे, ये आएगा, इसका शीर्षलम्ब ये आएगा, इसका शीर्षलम्ब ये आएगा। आपको पता है अब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है, वही उसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये प्रमेय पुराना है, बीच आपको रिकॉल याद हो गया होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो चलिए इस चीज़ को लिख देते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं नहीं लिखेंगे, जब आप लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा वहाँ पर, तो ये ना वो इक्वेट करेंगे, तो इसे थोड़ी इक्वेट कर देंगे, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि दो समांतर रेखा के बीच, समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए जो DEC है और जो डी आपका DEC हो गया, डी फिर देखिए DBE ये त्रिभुज है, और एक जो त्रिभुज है ये त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर DE सेम आधार हो गया, यहाँ DE जो है दोनों त्रिभुज का सेम आधार हो गया। आपको दिया है कि DE और BC समांतर है, तो DE BC समांतर है, दो समांतर रेखा हो गया, DE सेम आधार हो गया, तो इनके बीच का त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ चूंकि कौन कौन भुजा है, DE समांतर BC, DE जो है समांतर है BC के। ठीक है, यहाँ DE समांतर है BC के, है ना, DE समांतर है BC के, तो यहाँ पर जो त्रिभुज होगा, कौन का त्रिभुज बना है फिर, DEB, DEB और DEC, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये चीज़ समझ गए ना आप, DBE और DEC का जो एरिया है वो बराबर क्यों होगा। ठीक है, वो इसलिए होगा। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 6, ऊपर का समान था ही, नीचे वाला भी इक्वल हो गया। समीकरण 3 एवं 6 में, 3 और 6 में क्या हो जाएगा, LHS बराबर हो जाएगा, LHS जो है इसका LHS इक्वल टू LHS हो गया, इसलिए RHS जो है वो भी तो बराबर होगा ना। जब इधर का जब दोनों LHS बराबर हो गया तो RHS भी बराबर होना चाहिए। RHS में क्या है, AD बटा DB बराबर में AE बटा EC। AD या AD बटा DB बराबर AE बटा EC, सिद्ध हुआ, बस। कुछ थोड़ा लेंदी है तो कुछ कुछ प्रमेय जो है वो प्रॉपर्टीज़ याद रखने होंगे, जो त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ होते हैं या और भी कुछ है, उनको उनके प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने होंगे, तभी ये चीज़ आप सरल हल कर पाएंगे आसानी से। तो अब याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका आपको मतलब नहीं बनता याद करने का, थोड़ा लंबा है लेकिन ईजी है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इसका आप जो रचना करना है वो रचना आप कर सकते हैं। उसका जो दो ट्रायंगल प्रॉपर्टीज आप एक बस याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है कि दो समांतर त्रिभुज के बीच का जो क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है सेम आधार पे वो बराबर होता है, वहाँ से आप LHS RHS बराबर करके इक्वल हो गया। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात, इस प्रमेय को कहा जाता है थेल्स प्रमेय।
ठीक है, इसी प्रमेय को कहा जाता है थेल्स प्रमेय। इसका आगे भी यूज होगा क्वेश्चंस में, जैसा भी होगा इस प्रमेय का यूज होगा। इसी को कहा जाता है थेल्स प्रमेय, या फिर कहा जाता है इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, आधारभूत प्रमेय, इसी का नाम है। इसी को बोला थेल्स प्रमेय बोल दे, आप समानुपातिकता प्रमेय बोल दे, ये इसी का नाम है। और ये प्रमेय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा, याद रखिए। किसी त्रिभुज में बस सबको याद क्या रखना है, याद कैसे रखना है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर डी ई जो है बी सी के समांतर है, तो ए डी बटा डी बी होगा और ए ई बटा ई सी होगा। बस प्रतिष्ठित त्रिभुज में समांतर, समांतर वाले बाहर से समांतर होते हैं, यहाँ से मान लीजिए जैसे आपको भुजा बढ़ा दे, यहाँ समांतर हो जाए, बस समांतर होना चाहिए। जैसे आपको समांतर दिख जाए कि दो भुजा समांतर दे दिया गया है, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, बस इसका यूज होगा उसी क्वेश्चन में, और तभी क्वेश्चन हल होगा आपका। ये पर में याद नहीं होगा, क्वेश्चन आपका हल नहीं होगा। ये सब समझ गए इस प्रमेय को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रमेय देखते हैं। इसका उल्टा है, प्रमेय 6.2 जो है वो 6.1 था, ये 6.2 है, ये इसका उल्टा था। उसमें क्या था कि हमारे समांतर दिया हुआ है आपको, तो आपको सिद्ध करना है कि जो भुजा है समानुपातिक होगा, ए डी बटा डी बी बराबर में ए ई बटा ई सी होगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, अगर आपको ये दे दिया गया है कि भुजा समानुपात में है, ए डी बटा डी बी बराबर जो है ए ई बटा ई सी है, समानुपातिक है, समानुपात में है, तो जो रेखा होगा वो समांतर होगा। ये आपको यहाँ प्रूफ करना। देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो एक रेखा है त्रिभुज के दो अनुपात समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, बाकी 6.1 का अपोजिट ही है। चलिए, तो सबसे पहले कोई प्रूफ का सवाल हो, पहले क्या लिखेंगे, उत्पत्ति, या फिर इसको क्या अंग्रेजी में लिखते हैं, प्रूफ। अंग्रेजी में प्रूफ बोला जाता है इसको, उत्पत्ति हो गया। चलिए, अब क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या क्या दिया है आपको वो लिख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी ही है ना, अब दिया कि किसी एक त्रिभुज में कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये आपको दिया हुआ है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, यहाँ वो लिखेंगे, सिद्ध करना है जो डी ई रेखा है वो समांतर है बी सी के, ये समांतर का सिंबल होता है, ठीक है, डी ई रेखा जो है वो बी सी के समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है, तीसरी भुजा के समांतर है। तो भाई अब यहाँ क्या किया जाए, इसको भी हल किया जाए भाई, सब कुछ कर लिया तो इसे भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक संरचना पहले से किया हुआ है, इसको आप मतलब जो डॉट डॉट बिंदु है संरचना बाहर से करना पड़ता है हमको, यहाँ से क्या आपको बता देते वो क्या किया हुआ है। इससे पहले एक चीज़ और बताएंगे, आपको पहले पढ़ा चुके हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, ये आप पढ़े होंगे, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, विरोधाभास द्वारा किसी चीज़ को सिद्ध करना होता है कि हम दिया हुआ कि ये चीज़ है, हम मान लेते नहीं ये ऐसा चीज़ नहीं है, फिर इसको आगे जैसे परिमेय सिद्ध, परिमेय संख्या सिद्ध किया था ना, √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किए थे ये चीज़ को, उसमें कैसे किए थे कि मान लिए थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद आगे हल किए उस चीज़ को, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया वो विरोधाभास हुआ है, तो उस चीज़ से हम मान लें कि नहीं, जो माने थे वो गलत है, तो हम जो माने थे गलत है, यानी कि तो कुछ और सही है, जो दिया हुआ वो सही है, उसी को बोला जाता है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो वही ये चीज़ है, यहाँ आपको सिद्ध करना है कि डी जो है बी सी के समांतर है, तो मान लेंगे कि डी जो है बी सी के समांतर नहीं है, ठीक है, मान लेंगे ना, माना डी डी
BC के समांतर नहीं है, ये आप मान सकते हैं। बिल्कुल छूट आपको, बिल्कुल आज़ादी है मानने का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब DE BC के समांतर नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा रेखा तो होगा ना जो BC के समांतर होगा। जब DE BC के समांतर नहीं है तो कोई तो ऐसा भी रेखा होगा ना जो BC के समांतर होगा। एक तो रेखा कोई ना कोई होगा ही, एग्जिस्ट करेगा ही। तो वो हम मान लेते हैं ई डैश है, ई डैश माना है, यहाँ माना है। तो वही बिंदु है जो BC के समांतर है, जो DE रेखा है। तो माना, ऐसा नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माना समांतर नहीं है तो लिखिए, तो एक बिंदु ई डैश अवश्य होगा जिसके लिए DE डैश BC के समांतर होगा। ठीक है, ई समांतर नहीं है तो DE जो है, DE डैश जो है वो BC के समांतर होगा मान लिए। मतलब क्या होगा, DE डैश जो है वो BC के समांतर मान लिए। तो अगर DE डैश BC के समांतर है, DE डैश BC के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम? थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटा DB। इस फिगर को नीचे ले आते हैं तो थोड़ा देखने में आसान हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, अब देखिए AD बटा DB हो गया, यहाँ से AE डैश हो जाएगा बटा E डैश C। क्या बात है, DE डैश को हम समांतर माने हैं ना, ये हो गया। लेकिन दिया क्या है, लेकिन AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये तो दिया हुआ है, ये दिया है ना। तो यहाँ से क्या होगा, समीकरण मान लेते हैं इसको, एक समीकरण मान ले, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो दोनों समीकरण में LHS बराबर है, LHS इक्वल टू LHS, इसलिए RHS इक्वल टू RHS भी होना चाहिए। यानी कि E डैश C बराबर E बटा EC। अब देखिए ये क्या चीज़ आ गया, AE बटा AE डैश बटा ए ई डैश सी और EC दोनों बराबर आ गए यहाँ से। तो ठीक है सर, लोचा लफड़ा हो गया। तो ये जो लफड़ा हुआ है ये तभी संभव है जब ई डैश और ई एक ही बिंदु हो। समझिएगा इस चीज़ को। आपके पास क्या आ गया, ए ई डैश, यानी कि ए से लेकर ई डैश तक। ठीक है, ए ई डैश बटा में ई सी, ये बराबर है ए ई, ये नया जो पहले दिया था, ई बटा ई सी। ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, वो तभी पॉसिबल होगा जब ई डैश और ई एक ही बिंदु होंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यह तभी संभव है जब ई डैश एवं ई एक ही बिंदु हो, या फिर लिखते संपाती हो, या फिर संपाती हो लिख दिए, लिखिए एक ही बिंदु हो या फिर संपाती हो। अर्थात सिद्ध हुआ कि ई डैश और ई डैश दोनों एक ही बिंदु है। तो हम यहाँ से क्या मानना है, यहाँ पे एक भुजा माने थे, क्या हुआ, हाँ, ई डी ई डैश है BC के समांतर है। ठीक है, तो ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु हो गया, तो DE समांतर BC होगा।
तभी संभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस ये प्रूव बाय कंट्राडिक्शन यहाँ भी यूज आ गया। एक बार पहले यूज किए थे हम लोग √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में, यहाँ भी सिद्ध हो गया। ये आपका दो परिमेय हल हो गया। तो देखिए जब उदाहरण हम लोग हल करेंगे ना, क्वेश्चन समझ में आए तब समझ में आएगा इस चीज प्रमेय का क्या खास बात है, कहाँ कहाँ कितना यूज है इसका। चलिए एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण करते हैं, उदाहरण संख्या 1। इसके ए डी बी सी एक समलंब है। समलंब जानते हैं आप लोग क्या होता है? समलंब का परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है ना आप लोग को। चतुर्भुज का एक टाइप होता है समलंब, जिसमें आमने सामने की भुजा एक एक भुजा तो बराबर होता है। तो ये चार भुजाएं होती है, जिसमें दो आमने सामने की एक जो भुजा होता है, आमने सामने की एक जोड़ा जो हो गया वो समांतर होता है, वो समलंब होता है। वो आपको पता है, मान के चल रहे हैं, वो सब पता है आपको समलंब किसे कहते हैं। इसमें ए बी, जो ए बी भुजा है वो डी सी के समांतर है। ठीक, समलंब कैसे है? अरे पता भी नहीं, आप लोग बता देते हैं, चलिए। ये एक समलंब हो गया, त्रिभुज है ए बी सी डी। तो इसमें ए बी जो है सी डी के समांतर होता है, और दो भुजा गैर समांतर भुजा होती है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है समलंब। चार भुजा में से दो भुजा समांतर होगी, दो भुजा समांतर नहीं होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ कि ए बी और डी सी समांतर है, सही है। असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी है, क्रमशः बिंदु ई और एफ पर इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। अब देखिए मतलब ए बी समांतर सी डी है। अब ई एफ जो है ऐसा स्थित है कि ये भी ए बी के समांतर है, यानी कि तीनों को आपस में समांतर हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन अधूरा रह गया इसमें। क्वेश्चन यहाँ पे और ये है, दर्शाए, क्वेश्चन छूट गया था यार, क्या किया जाए। ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ जो है बी एफ बटा एफ सी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ए ई बटा ई डी बराबर में बी एफ बटा एफ सी, ठीक है, बी एफ बटा एफ सी, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ समांतर भुजा जहाँ आ गया, समांतर भुजा की बात हो रही है, तो बिल्कुल आपको थेल्स फॉर्म में आपको फिट करना चाहिए कि थेल्स फॉर्म में यहाँ पे लगेगा। अब कैसे लगेगा वो आप देखिए। आपको लाना है ए ई बटा ई डी बी एफ बटा एफ सी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ आपको त्रिभुज तो है नहीं, यहाँ त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमको। त्रिभुज बनाएंगे कैसे? अलग से रचना करना पड़ेगा उसके लिए। अलग से क्या रचना कर सकते हैं आप, यहाँ से मान लीजिए अब इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो एक त्रिभुज बन जाएगा। बन गया ना भाई, एक त्रिभुज बन गया, इधर एक त्रिभुज बन गया। अब ये नहीं तो आप ए सी को मिला दीजिए, तो भी एक त्रिभुज बन जाएगा, जहाँ पे ए ई डी बन जाएगा, और इधर बी एफ ये भी इधर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, पहले एक बार मिला के देख लेते हैं, एक से बात ना बनी तो एक और मिला देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए सबसे पहले किसी प्रश्न को हल करने से पहले क्या लिखेंगे, दिया है। आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया हुआ है ए बी जो है समांतर है सी डी के, और समांतर है ई एफ के। तीनों भुजा आपस में जो ए बी ई एफ सी डी तीनों समांतर है। तो यहाँ बिल्कुल थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा। तो त्रिभुज ए बी डी में ध्यान देखिएगा, आपको आपको क्या क्या लाना है, वो कहाँ से मिलेगा, आपको यही सोचना है इसमें। आपको क्या चाहिए, और जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। आपको ए ई बटा ई डी चाहिए, तो वो इसी त्रिभुज में मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से ए ई बटा ई डी बराबर, इस बिंदु को मान लेते हैं पी है। ये भी लिखना पड़ेगा, रचना भी लिखना पड़ेगा। यह रचना पर लिख लेते हैं तब ना।
डी बी को मिलाया जो कि ई एफ को पी पर काटती है। ये आप रचना कर लिए अलग से, ये लिखना पड़ेगा भाई। तो ए ई बटा ई डी बराबर इधर तो हो जाएगा बी पी बटा पी डी। एक समीकरण हो गया आपका। अब देखिए दूसरे त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बी डी सी त्रिभुज में देखिए आप, यहाँ आपका त्रिभुज बन रहा है कौन सा, बी डी और सी। इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, अंदाजा है त्रिभुज बी डी सी में, या भी थेल्स पर में लगा सकते हैं, समांतर है ना, पी एफ जो है सी डी के समांतर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ए बी जो यहाँ पर ई पी के समांतर हो गया त्रिभुज बी डी सी में। तो जो डी सी भुजा है पी एफ भुजा के समांतर है, डी सी यानी कि सी डी जो भी समांतर है, पी एफ भुजा की ई एफ समांतर है, इसलिए पी एफ भी समांतर ही होगा। क्या लिखेंगे, थेल्स पर में से, थेल्स पर में सब क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, वही चीज़ आ जाएगा बी एफ बटा एफ सी बराबर में बी पी बटा पी डी। ये सेकेंड समीकरण हो गया। अब देखो दोनों समीकरण में लेफ्ट आर एच बराबर है ना, बी पी बटा पी डी, इधर बी पी बटा पी डी है। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 में एक एवं 2 में आर एच एस बराबर है ना, आर एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, इसलिए एल एच एस जो है एल एच एस के बराबर होगा। ऐसे ही होता है ना। तो उसमें एल एच एस क्या है, ए ई बटा ई डी है। यहाँ समीकरण फर्स्ट में एल एच एस ए ई बटा ई डी हो गया। 2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी एफ बटा एफ सी, ये दोनों इक्वल हो गया। ये तो सिद्ध करना था ना, आपको ये सिद्ध ए बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, आपको ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, काम खत्म। तो देखिए ज्यामिति प्रॉब्लम है, उससे आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो दिया हुआ है वो समझिए, उसके अनुसार आप फिगर बनाइए और फिर रचना कीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको क्या चाहिए, उससे क्या आउटपुट लेना है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आप रचना कर सकते हैं इसमें। आप चाहे तो यहाँ पर डी, आप चाहे तो आप यहाँ से ए सी को मिला सकते थे, आप यहाँ से ए सी को ऐसे मिला दीजिएगा, देखिए तो इस चीज़ को ऐसे बना सकते हैं, इस चीज़ यहाँ ए सी को मिला दीजिए मान लीजिए, ठीक है, पी पे मिल रहा है तो सभी यहाँ पे ए ई बटा ई भी हो जाएगा, यहाँ पे ए पी बटा पी सी हो जाता है। इस साइड से ये दोनों समांतर हो गया तो बी एफ बटा एफ सी बराबर ए पी बटा पी सी, भी वो चीज़ आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, तो आप रचना कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री है। तो दोस्तों आप त्रिभुज का जो मेन थ्योरम जो है थेल्स पर में वो समझ चुके होंगे कि थेल्स पर में क्या होता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, आपको उस एग्ज़ाम में कैसे कैसे हल करना है आपको उसको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब बाकी इसके आगे फिर से देखते हैं आगे का प्रॉब्लम क्या है, आगे पर में क्या क्या दिया हुआ है, उसको अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। आप मेन जरूरी था आपको थेल्स पर में जो इसमें हल कर दिया गया आपको, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा नाम है, पता ही है आपको, सोनू कुमार, मैं एक असिस्टेंट मास्टर हूँ इलाहाबाद डिवीज़न में। मेरा नंबर ये है 9018139090, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो इस पर कॉल अटेंड ना कर पाए तो आप मैसेज छोड़ दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको सॉल्व जो है कोई भी क्यूरी से रिलेटेड आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू और गुड नाइट। ओके, आपको अच्छा लगा और समझ में आ रहा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और वीडियो हम बनाते रहें आगे। ओके, थैंक यू।